बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अंदाज़ा बहुत ज़्यादा गलत नहीं हुआ। गाड़ी उछलती हुई झटके लेती उस मलबे पर चढ़ गई और आधी से ज़्यादा कमरे की 3 दीवारों में दाखिल हो गई। मैंने गाड़ी के फर्श के नीचे ज़बरदस्त रगड़ सुनी और गाड़ी कई बार ऊपर उठकर नीचे गिरी। ईंटों के ढेर ने दरमियान से गाड़ी के फर्श को उधेड़ दिया था और दोनों जानिब के मिड गार्ड तबाह कर दिए थे। मैंने एक आखिरी कोशिश की और गार्ड को फर्स्ट गियर में रखते हुए रेस दी। गाड़ी आखिरी बार उठी और किसी मलबे के ढेर को उबोर करके उतरी तो सामने वाली दीवार से टकरा गई। मेरा दिल जरा सी देर के लिए दहल किया। अगर तसादुम की कुव्वत ज़्यादा होती तो दीवार मुझ पर आ गिरती, फिर बेसहारा छत नीचे आती जो अब 3 दीवारों पर टिकी हुई थी। 2 दीवारें उसका बोझ नहीं सहार सकती थी। फिर वो दीवारें भी छत के साथ ज़मीन बोस हो जाती और मैं वॉक्स वैगन के ताबूत में दफन हो जाता। बाहर निकल के मैंने बहुत सी घास फूस और खुश्क लकड़ियाँ जमा करके गाड़ी में डाली। कूड़े करकट में कागज़ों के टुकड़े भी थे। दिया सलाई दिखाते ही कागज़ ने और फिर घास ने आग पकड़ ली। मैं इस मलबे से दूर होता गया और आग को फैलते देखता रहा। फ़ज़ा में अब चमड़े के जलने की बू भी शामिल हो गई थी, जिसका मतलब ये था कि आग ने सीटों को जलाना शुरू कर दिया है। मैं अंधेरे की पनाह में दरवाजे की तरफ चलने लगा। एक महफूज फासले पर रुककर मैं चंद मिनट इंतज़ार करता रहा। फिर मेरे कानों ने पेट्रोल टैंक के फटने का वो धमाका सुना जो सब कुछ तबाह कर देता था। आग का बगोला से उठा, मगर उसके साथ ही अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई थी और मैं समझ गया कि धमाके ने बाकी तीनों दीवारों को और छत को गिरा दिया है। फजा में गर्द का तूफान सा उठा। एक छत के गिरते ही उसके ऊपर कायम दीवारें बेसहारा हो गईं। ऊपर की मंजिल का एक पूरा हिस्सा मसमार हो गया और आग का शोला गायब हो गया। फॉक्स वैगन मलबे के एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे दफन हो चुकी थी और इस बात का फौरी तौर पर कोई इम्कान नहीं था कि कोई उसको अपने मदफन से खोद निकालेगा। राबिया की सुर फॉक्स वैगन का ये दूसरा जन्म भी तमाम हो चुका था। जब मैं वहाँ से रवाना हुआ तो मैंने आसपास के कुछ लोगों को बाहर निकल कर बातें करते सुना। वो शोर सुनकर ये समझे थे कि जलजला आ गया है, लेकिन उन्होंने देखा कि एक पुराना खंडर गिर गया है तो वो मुतमईन होकर अपने अपने महफूज घरों की ख्वाब गाहों में लौट गए। मैं कुछ देर पैदल चलता गया। फिर न जाने कहाँ से एक साइकिल सवार नमूदार हुआ। वो रात को गश्त करने वाला चौकीदार था। मेरी हालत देखकर वो रुक गया। मुझे एक गाड़ी वाला टक्कर मार के भाग गया भाई। मैंने कहा, खुदा के लिए मुझे किसी हॉस्पिटल तक पहुंचा दो। हॉस्पिटल तक तो मैं नहीं जा सकता बाबू। वो मुझे गौर से देखते हुए बोला, मेरी इसी इलाके में गश्त की ड्यूटी है। कितनी दूर जाना है तुमको? बागबानपुरा से आगे। मैंने मस्कीन सूरत बनाकर कराते हुए कहा, बागबानपुरा से आगे इस वक्त? चौकीदार हैरान होकर बोला, इतनी दूर जाने के लिए तो सवारी मिलना भी मुश्किल है। तुम क्या पैदल चल पड़े थे? नहीं चाचा, साइकिल लेकर निकला था। मैंने कहा, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया कम बख्त ने, ऊपर से कार गुजार दी। चलो मट्टी डालो साइकिल पर, शुक्र करो जान बची। वो हमदर्दी से बोला, तुमने नंबर नोट किया था? नंबर कैसे नोट करता चाचा? टक्कर लगी तो मैं उधर जाके गिरा, 10 गज दूर। मैंने कहा, होश में आने से पहले वो गाड़ी लेकर भाग गया, साइकिल का चूरा कर दिया। कबाड़िया तोल कर लेगा तो लेगा। फिर वही साइकिल। वो मियाँ, अगर साइकिल बच जाती और गाड़ी तेरे ऊपर से गुजर जाती फिर क्या होता? कबाड़िया तुझे तोल कर भी ना लेता। अजीब ना शुक्र आदमी है। चौकीदार खफा हो गया। आखिर आफत क्या थी इस वक्त निकलने की? चाचा जी फोत हो गए हैं, उनके घर जा रहा था। अभी ड्यूटी से आया तो माँ ने बताया। मैंने रोने की अदाकारी की। इतनी रात को ड्यूटी से आया था? चौकीदार ने अपनी जीरा जारी रखी। हाँ, सिनेमा में गेट कीपर हूँ। आखिरी शो ख़त्म होता है तो छुट्टी होती है, मैंने कहा और खाए बुलंद की। अधेड़ उम्र चौकीदार शायद रात के वक्त मशकूक हालात में घूमने वालों से इसी तरह पूछगछ करता था। मैं इस इलाके में अजनबी भी था और मेरी हालत यकीनन शकूक पैदा करती थी। ताम मेरी अदाकारी ने उसे मेरी मजलूमियत का कायल कर लिया और वो मेरी मदद पर तुल गया। बैठ सकते इधर साइकिल पर? वो कुछ देर बाद बोला। मैंने घड़े जैसा सर हिलाया। बड़ी मेहरबानी होगी बागबानपुरे तक। मैं बागबानपुरे तक तो नहीं जा सकता, मैं तुझे एक और जगह ले चलता हूँ। वो बोला, रब ने चाह तो तेरा काम हो जाएगा। अपनी पुरानी चूक करती साइकिल पर वो मेरे बोझ को घसीट कर तकरीबन आधे मील तक ले गया और फिर एक कोठी के अकबी हिस्से में सर्वेंट क्वार्टर तक ले गया। मुझे अपनी साइकिल पकड़वा के और फरार ना होने की ताकीद करके उसने दीवार फांदी जो मुश्किल से 3 फुट ऊंची थी। मैंने उसको एक क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक देते सुना। क्वार्टर के रोशनदान में लाइट ने किसी के बेदार होने की खबर दी। मैं सोचता रहा कि चाचा को चाची जी के फोत होने की कहानी सुना के और उसके साथ यहाँ तक आके मैंने अपना वक्त तो ज़ाया नहीं किया, लेकिन मुझे कोई ना कोई कहानी तो सुनाना ही थी और फिर इस झूठ को निभाना भी तो था। वरना मेरी हालत तो ऐसी हो रही थी जैसे मैं जुए के अड्डे से हार के और मार खा के या दंगे फसाद में बहादुरी के जोर दिखा के आ रहा था। चौकीदार के मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे और वो 5 मिनट में फिर दीवार पर नमूदार हुआ। ले भाई, तेरा काम बन गया।
ये भांजा है अपना, तुझे छोड़ आएगा जहाँ तू कहेगा, वो बोला। तू इसी जगह इंतज़ार कर, मैं जाता हूँ गश्त पर। मैं 10 मिनट तक वहीं खड़ा भांजे का इंतज़ार करता रहा। 15 मिनट बाद जब मेरी तशवीश भी मायूसी में ढलने लगी थी, एक कोने की जानिब से घोड़े के खनहनाने और उसके सुमों के सड़क पर बजने की आवाज़ आई। वो कॉर्नर प्लाट पर बनी हुई कोठी थी, जिसका एक दरवाज़ा बड़ी सड़क की तरफ मेरे सामने था, तो दूसरा कहीं साइड रोड की जानिब। तांगा उधर ही से नमूदार हुआ, जिसे कोचबान चलाता हुआ ला रहा था। उसने घोड़े की नकेल थाम रखी थी और खुद आगे आगे चल रहा था। इस आधी रात की ना वक्त ड्यूटी से घोड़े और उसके आका दोनों को यकीनन बेगार में पकड़े जाने का एहसास था, और वो दोनों अभी तक सोए हुए लगते थे, ताहम घोड़ा अपने मालिक का और मालिक अपने मामू का फर्माबरदार था। माफ़ करना भाई, तुम्हें मैं हरगिज़ तकलीफ़ ना देता, वो तो तुम्हारे मामू ने मजबूर कर दिया। मैंने कहा, तुमको क्या मजबूर कर दिया गया? तांगे वाला बोला, मजबूर तो हमको कर दिया गया, लेकिन क्या करूं, एक ही मामा है, दो होते तो इस वक्त जगाने पर एक को गोली मार देता। सारा दिन के बाद रात को भी आराम ना मिले तो बंदे की जिंदगी पर लानत। अल्लाह तो तुम्हें इसका अजर दे ही गा। मैंने तांगे में बैठने के बाद कहा, मैं भी कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा। मैंने जेब में से 100 का एक नोट निकाला और आगे बढ़ा दिया। तांगे के लैम्प की मदम रोशनी में उसने यकीन किया कि नोट चाली नहीं है, और पलक झपकने में उसकी बेजारी और खफगी काफूर हो गई। उसने नोट को चूम कर जेब में उठा और अपना चाबक लहरा कर घोड़े को रसीद किया। चल लो नामुराद बैरा अल काहिल, उसने जोर से कहा। घोड़े के लिए ये सलूक बिल्कुल गैर मुतवक्के था। वो हिनहिनाया, उछला और खवा हो गया। 100 के नोट ने तांगे वाले की बशाशत में खातिर ख्वा इजाफा कर दिया था। मेरा मामा आपका क्या लगता है जी? वो बोला। क्या यार है वो आपका? एक शरीफ आदमी दूसरे शरीफ आदमी की मदद करता है तो वो यार ही समझा जाता है। मैंने एक फलसफियाना जवाब दिया। शरीफ आदमी? भांजे ने तन से कहा। उसके करतूत तो मेरी माँ से पूछते, मर गई बेचारी। तमाम उम्र वो जोड़ती रही और ये ले जाता रहा। एक मिरासन को देता रहा जो उसको लारे देती रही, और भाग गई एक कबाड़िए के साथ। उसने कबाड़िए को तलाश किया और उसका सर फाड़ दिया। 3 साल जेल में काटे, फिर एक बंगन पर मर मिटा। 100 रुपए की आसामी लाने वाले मामू को भी नाफरमान भांजा रुसवा करने पर तुला हुआ था। हालांकि वो मामा जी की लाइफ स्टोरी से ये इक्तसाबात पेश ना करता तो मैं उसका ज़्यादा शुक्रगुजार होता, क्योंकि मैं सुकून से सोचना चाहता था। मगर सफ़र ख़त्म होने तक भांजे ने मेरा दिल बहलाने का शुगल जारी रखा, यानी अपनी बकवास जारी रखी। मामा जी की रंगीन जवानी में मिरासन और बंगन के नाकाम रोमांस के बाद भी कई पर्दा नशीनों की नाम आए जो मैंने नहीं सुने। अब चोर बने हैं चौकीदार, वो बोला। बस मुझे इसी जगह उतार दो। मैंने कहा, किसी दिन मामा जी से मिले तो उनसे मैं तुम्हारी बाबत ज़रूर पूछूंगा। तुम भी मुझे फरिश्ते नहीं लगते। जैसे मैं खुद एक गुनहगार आदमी हूँ, वैसे ही सब है। तांगे वाला मेरी इल्मियत और मेरी दरवेशाना गुफ्तगू से दम बहुद रह गया। दिल में वो शर्मिंदा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि उसने मुझसे नज़र मिलाए बगैर तांगा मोड़ा, घोड़े को बिलावजह गाली दी और चाबक रसीद किया और फरार हो गया। मैं उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक तांगे के साइड लैम्प मेरी नज़र से ओझल नहीं हो गए। फिर मैं पैदल चलता हुआ गली के नुक्कड़ तक गया और गली में दाखिल हो गया। बंद दरवाजे पर रुककर मैं चंद सेकंड तवक्कुफ किया। दरवाजे के पीछे रोशनी थी और वो लोग जाग रहे थे। न जाने कहाँ से रात के 3 घंटे बजने की आवाज़ आई। इसे रात नहीं, सुबह ही कहा जा सकता था। मैं सारा दिन और तकरीबन रात भर गायब रहा था। शाम के बाद भी वो रात 9-10 बजे तक इंतज़ार करते रहे होंगे, मगर उसके बाद तशवीश में मुबतला हो गए होंगे और अब यकीनन परेशान हो गए। मेरे दस्तक देते ही अंदर खलबली मची। कौन है? मोहसिन ने कहा, और मैंने दर्द में से झांक कर देखा तो वो रिवाल्वर लिए खड़ा हुआ था। शैला उसके पीछे बल्कि उसकी पनाह लिए खड़ी थी, और उन दोनों के सिवा कमरे में कोई भी नहीं था। पुलिस! मैंने बारूब भारी आवाज़ बनाकर कहा। खबरदार जो किसी ने फरार होने की कोशिश की। मैंने फिर दर्द में से अंदर झांका। शैला की हालत खैर हो गई थी। उसे सर उठा के मोहसिन के कान में सरगोशी की और कुछ कहा। मोहसिन का इत्मीनान देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। उसने शैला के बाजू पर थपकी दी और उसे हौसला रखने को कहा। उसी वक्त ख्वाजा नेक मोहम्मद नमोदार हुए, जो गालबन दूसरे कमरे में या दरवाजे के बाहर दिफाई मोर्चा संभाले बैठे थे। उसकी सूरत देखकर मुझे हंसी आने लगी। दरवाज़ा खोलते हो या हम तोड़ दें? मैंने दोबारा दरवाजे पर दस्तक देने की बजाय लात मारी। मालूम नहीं मेरी आवाज़ में फ़र्क पड़ गया था या मोहसिन पहले ही समझ चुका था कि यह हरकत मेरी है। बचपन से अब तक की रफाकत और दिन रात के साथ ने हमें एक दूसरे की इतनी पहचान करा दी थी कि अब हम सारी दुनिया को धोखा दे सकते थे, लेकिन एक दूसरे को ना चेहरा बदल कर फरेब दे सकते थे, ना आवाज़ बदल कर। अगर मैं ये कहूँ कि बंद दरवाजे के पीछे से भी उसने मेरी खुशबू सूंघ ली थी तो शायद मुबालगा नहीं होगा। आप दरवाज़ा तोड़ दें, मोहसिन ने कहा, बल्कि सर मार के दीवार तोड़ दें, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अच्छा भाई, हम पुलिस वाले नहीं हैं। एक भूखे प्यासे जख्मों से लहू लुहान यतीम लावारिस शख्स है। लावारिस और यतीम है।
ना ये यतीम खाना है और ना ये हॉस्पिटल है और ना कब्रिस्तान। मोसी ने कहा, यहाँ शुराफा रहते हैं। शुराफा की औलाद, जहाँ सब यतीम रहते हैं वो यतीम खाना नहीं तो क्या है, मैंने चिल्ला कर कहा। इस दलील ने हमें कायल किया है, मोसी ने बोला और दरवाज़ा खोल दिया। वो दरवाजे से लगा खड़ा था और इतनी देर में असल सूरत हालात सब पर वाजे हो चुकी थी। चुनाचे शैला मुस्कुरा रही थी और उस्ताद टेडी की बत्ती सी दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे देखती उनकी सारी शोखी काफूर होगी। भाईजान, ये क्या हुआ आपको? शैला चिल्लाई। सिकंदर बादशाह, कसम मौला की एक बार बता दो, तुम्हारा किससे झगड़ा हुआ है? उस्ताद टेडी ने आदत के मुताबिक अपनी हाँ की और मुझे उसकी 2 मिनट पहले की हालत का तस्वुर करके हंसी आ गई। आखिर ये क्या हरकत है? मोहसिन बोला। बज़ाहिर तो शरीर मजरूह और करीबुल मर्ग है, मगर फिर भी दांत निकाल रहा है। आराम से बैठ जाओ साथियों, मैंने चारपाई पर बैठ कर कहा। कलेजा थाम लो, पहले सुनो फिर दास्तान मेरी। पहाड़ में गई दास्तान। शैला लपक कर मेरे पास आई। पहले कपड़े बदलिए, मैं गर्म पानी लाती हूँ, जख्म साफ करके दवा लगा दूँ, फिर आप लेट जाएं। लेट जाएंगे? हम लेट आए हैं, मैंने कहा। इसकी वजह भी तो बता दें। मगर शैला ने मेरी एक नहीं सुनी। मोहसिन और टेडी को अंदाजा हो गया कि मेरी चोटें और खराशें मामूली हैं, वरना मैं अपने पैरों पर खड़ा भी ना हो सकता और इस तरह बात भी ना करता। ये सिर्फ मैं जानता था कि थकन और जिस्म की चोटों के दर्द, भूख और एक खूनरेज मार्के ने मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कितना बेहाल कर दिया था। लेकिन मैं दरवाजे पर या अंदर कदम रखते ही गिर पड़ता तो वो सब बदखवास हो जाते। मैंने सख्त जिद्दोजहद करके अपनी बशाशत को बरकरार रखा हुआ था और उन्हें ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया था कि फ़िक्र की कोई बात नहीं। शैला ने वो काम किया जो सिर्फ एक औरत कर सकती है। उसे मेरी बातों को और वजाहतों को गैर अहम समझते हुए पहले मेरे आराम और इलाज की तरफ फौरी तवज्जो दी। उसने मुझे ज़बरदस्ती पलंग पर लिटा दिया और मुझे लेटते ही इतना सुकून मिला कि मेरी आंखें बंद होने लगी और रात का एहसास मेरी रग रग में सुकून बनकर उतरने लगा। 10 मिनट में शैला पानी गर्म कर लाई। उसने एक साफ कपड़ा भगो के मेरे जिस्म की खराशों पर जम जाने वाले खून को साफ किया। दर्द की ठेस फिर उठी और गर्म पानी जख्म पर तेजाब की तरह लगा, मगर मुझे इस तकलीफ में भी मुसरत का एहसास हुआ। यह ख्याल आया कि मौत से मुतसादिम होने के बावजूद मैं इस वक्त जिंदा हूँ और अपनों में हूँ, बाहर की दुनिया के खतरात से महफूज हूँ और अपनी नाकामियों के बावजूद कामयाब हूँ। शैला के हाथों में बहन का प्यार था और माँ की ममता थी। ये वो हाथ थे जो दवा के साथ दुआ भी देते थे और दिल की गहराइयों से निकलने वाली दुआ कबूलियत का शर्फ पा के लौटती थी तो पैगाम शिफा देती थी। उसके हाथों की टकोर से मेरे वजूद का दर्दो कर्म मिट रहा था और दर्द खींच कर निकलता जा रहा था। वो एक नर्स थी, डॉक्टर थी और एक कमज़ोर लड़की होने के बावजूद एजाज मसीहाई की नाकाबिल फ़हम कुव्वत रखती थी। उसने मेरे कपड़े भी खुद ही बदले और इस काम को एक पाक फ़र्ज की तरह सर अंजाम दिया। यकलख्स उसने सूरत हाल की सब जिम्मेदारी कबूल कर ली थी, सबकी कमान संभाल ली थी और अब मैं देख रहा था कि उसके शोर समेत सब उसके हुक्म के ताबे हो चुके थे। आधे घंटे में वो जख्म साफ करके खुश कर चुकी थी और जहाँ ज़रूरी था वह एंटीसेप्टिक पाउडर छिड़क चुकी थी या मरहम लगा चुकी थी। उसके हुक्म पर ही मोहसिन ने दूध गर्म किया और गिलास पर लाया था। फिर डांट खा के वो दूध में ग्लूकोज मिलाने गया और तीसरी मरतबा सर खुजाता हुआ गया तो एस्प्रीन की गोलियां ले आया। फिर शैला ने मुझे सहारा देकर उठाने के अहकामात जारी किए और टैडी आगे बढ़ा ही था कि मैं उठ बैठा। बहुत हो चुका मेरा पोस्टमार्टम, मैंने कहा। मैं हट्टा कट्टा हूँ और बहुत बड़ा उल्लू का पट्टा हूँ, ये भी फरमाइए, मोहसिन ने कहा। कसम खुदा की इतनी खिदमत इसने कभी मेरी नहीं की और मुझे लगता है कि ये तुम दोनों की बहन ज़्यादा होगी। मेरी बीवी तो पार्ट टाइम रहेगी। बस हो गया जल के कोयला, मैंने कहा। कल मैं तेरा ऐसा ही खाल कर दूंगा, फिक्र मत कर। चले भाईजान, ये गोलियां खा के दूध पिएं और सो जाएं, शैला ने थक कर कहा। और अगर मैं ये हुक्म ना मानूं, मैंने जिद्दी बच्चे की तरह कहा, तो मैं रो पड़ूंगी। शैला ने आजिज आकर कहा। वेरी गुड, बिल्कुल मत मानना इसकी बात सिकंदर, मोहसिन बोला। कल को ये बात बात पर मुझे भी रोने की धमकी देगी। उस्ताद डैडी ने रिवाल्वर निकाल कर मेरी कनपटी पर रख दिया। मैं 10 तक गिनूंगा, उस वक्त तक दूध खत्म हो जाना चाहिए और कुछ बच गया तो। मैंने फौरन गोलियां मुंह में डालकर दूध का गिलास मुंह से लगा लिया। तो मैं 11 से आगे गिनती शुरू कर दूंगा, डैडी ने रिवाल्वर जेब में रख कर कहा। मेरे साथ शैला भी हंस पड़ी, मगर उसने दूध खत्म करने के बाद भी मुझे बोलने नहीं दिया। मोहसिन और टैडी भी मेरे साथ पेश आने वाले वाकयात जानने के लिए उतने ही बेचैन थे जितने मैं बताने के लिए था, मगर शैला के आगे किसी की नहीं चली। बातें सुबह भी हो जाएंगी, आप फ़ौरन सो जाएं, वो बोली। देख दिल खातून, अगर आप गौर फरमाएं तो आप देख सकती हैं कि सुबह हो रही है, मैंने कहा। रात गुजरी, दूर का तड़का हुआ, होशियार स्कूल का लड़का हुआ। बस सब चुप। शैला ने कहा, चलो जी तुम दोनों उधर, या फिर खामोशी से यहाँ लंबे लेट जाओ। ये शादी से पहले कितनी मस्कीन बनती थी हिटलर की बच्ची।
मोहसिन ने ज़मीन पर लेटने की तैयारी की। असल रूप अब सामने आया है। एक सवाल की इजाज़त दे दो बीबी, मैंने कहा। वो कैदी किस साल में है? उसे हमने जिंदा रखा है, वो अभी नहीं मरेगा, शैला ने कहा और वहीं दूसरी जानिब दराज होगी। उस्ताद टैडी ने खामोशी से दूसरे कमरे का रुख किया। आरामदा बिस्तर, गर्म दूध और एस्प्रीन ने मेरे थके हुए, टूटे हुए और शिकस्ता हाल जिस्म को इतना आराम पहुंचाया कि नींद से मेरी आंखें खुद ही बंद होने लगी थी। शैला के हुक्म ने मेरी ज़हनी मुज़ाहमत भी ख़त्म कर दी थी, वरना शायद मैं जागता रहता। चंद मिनट में मुझे अपना होश ना रहा। मेरी आंख खुली तो दिन की रोशनी में सबसे पहले मैंने शैला को देखा। शायद वो उसी वक्त मेरे करीब आ खड़ी हुई थी। मेरी हालत बहुत बेहतर थी। जिस्म का दर्द तकरीबन ख़त्म हो चुका था और ज़हनी तौर पर मैं बिल्कुल अलर्ट था। कैसी तबीयत है भाईजान? शैला ने मुस्कुरा कर कहा। मेरी मुन्नी सी बहन, तेरे होते हुए मुझे क्या हो सकता है? मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर वो तेरा मियाँ नज़र नहीं आ रहा है। वो गालिब भाई के साथ गए हैं नए घर को ठीक करने। शैला शर्मा के बोली। अच्छा, तो हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं, बल्कि पड़े हैं? मैंने कहा। हम चलेंगे, आप पहले नाश्ता तो कर लें। वक्त तो दोपहर के खाने का भी गुजर चुका है। शैला बोली। क्या बजा है? मैंने घड़ी देखी। 3:30। ये तुमने ठीक कहा, मुझे कई वक्त का नाश्ता करना है। तुम तो पूरा स्तबल बेच कर सो गए थे सिकंदर बादशाह, डैडी ने नमूदार होकर कहा। अच्छा, वो इस स्तबल में तुम नहीं थे, मैंने कहा। उस आफत के बैरे जुल्मात के घोड़े का क्या बना? वो फिर बच गया मेरे खातों कत्ल होने से, डैडी ने कहा। कसम मौला की उसके अखबार में उसके स्वयं का इश्तिहार आ जाता। मुझे कह रहा था कि तुम्हारी शक्ल हरगिज़ शैला का भाई बनने के लायक नहीं है। फिर किस लायक है? मैंने हंसकर कहा। कहता था तुम ड्रैकुला के भाई बन सकते हो, डैडी ने सादगी से कहा। वो खुद ड्रैकुला की औलाद। मेरा मतलब था कि उसकी अखबार के एडिटर से जो जंग हुई थी उसका अंजाम क्या हुआ? मैंने कहा। वो नूरा कुश्ती थी, डैडी ने अकारे से कहा। अगले दिन फिर दोनों आशिक माशूक बने हुए थे। गालिब ने उसको साईं पापड़ वाले के अड्डे पर धमाके की रिपोर्ट दी और फोटोग्राफर को साथ ले गया। इस खबर ने तहलका मचा दिया। गालिब ने असल वाकयात और हालात की तरफ इशारा तो नहीं किया। मैंने तशवीश से कहा। मेरा मतलब है ये तो नहीं लीक मारा कि वहाँ जो औरत कर्मा वाली बनी हुई थी वो कौन थी और क्या करती थी? कर्नल जगन्नाथ सेवक या साधु राम का हवाला तो नहीं दे दिया? यार सिकंदर बादशाह, ये गालिब कमीना ज़रूर है मगर बेवकूफ़ नहीं है। वो कमीना भी नहीं है उस्ताद, मैंने कहा। इस कमीनी दुनिया में हमारा वास्ता जिन कमीनों से पड़ रहा है उनके मुकाबले में वो हीरा है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, वैसा ही दिल लगता है जो खुलूस की एक नज़र से पिघल जाता है। मगर तुम जानते हो फितरत के एतबार से वो कितना सख्त जान है। गोली क्या, तोप का गोला उससे टकरा कर पाश पाश हो जाए। मालूम नहीं सिकंदर बादशाह, कभी कभी तुम अजीब बातें करने लगते हो जो अपनी समझ में नहीं आती, डैडी ने मायूसी से कहा। खबर तो दूसरे अखबारात ने भी दी होगी, मैंने कहा। हाँ, खबर कहाँ छुपाई जा सकती थी, डैडी बोला। सभी ने अपने अपने नुमाइंदों की मार्फत मौसूल होने वाली खबर को शाया किया था। हकीकत किसी को नहीं मालूम। किसी ने पुरस्कार धमाका करार दिया तो किसी ने सिर्फ एक बम का धमाका। एक अखबार ने लिखा है कि वहाँ डाकुओं का ठिकाना था, दूसरे ने लिखा है कि वहाँ गैर कानूनी तौर पर आतिशबाजी का सामान तैयार होता था। एक ने हद कर दी, उसने इंकशाफ किया है कि वकूआ की शव वहाँ जुआ हो रहा था और जुआ खेलने वालों में से एक शख्स अपना सब कुछ हार जाने के बाद दस्ती बम फेंक कर वहाँ से फरार हो गया। हम उसके घर पर था और वो हारने के बाद मुश्तइल होकर घर से लाया था क्योंकि उसका ख्याल था कि बाकी सब नौसरबाज हैं। मेरा ख्याल है सिकंदर बादशाह के जानबूझकर असल बात को छुपाया गया है। मेरा ख्याल है उस्ताद कि तुम्हारा ख्याल ठीक है, मैंने कहा। इन अखबार नवीसों को पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने करीब कहाँ भटकने दिया होगा। इन्हें वहाँ से असले की मौजूदगी के यकीनी सुराग मिले होंगे। असल बात आम हो जाती तो तफ्तीश मुश्किल हो जाती। हो सकता है कि पुलिस या मिलिट्री के ज़राए ने खुद ही प्रेस ब्रीफिंग की हो और उन्हें मुतमईन करके टाल दिया हो, या फिर दुश्मन के एजेंटों ने ये अफवाहें फैलाई हों। वो भी इसी इलाके में मौजूद और मसरूफ़ अमल होंगे। ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि इस तबाही के पीछे किसका हाथ था या महज हादसे के बायस उनका ज़ख़ीरा तबाह हुआ। मिलिट्री की इंटेलिजेंस को तो सब मालूम हो गया होगा कि वहाँ किस किस्म का और कितना असला था। उन्हें हेलीकॉप्टर के टुकड़े भी मिले होंगे और अब ये एक सियासी मामला भी बन चुका है और इसकी तहकीकात बहुत आला सतह पर होंगी। मफाद आमा में ना समझा गया तो किसी को हकीकत की खबर ही नहीं होने दी जाएगी। फिर भी वो लोग तो खबरदार हो गए होंगे सिकंदर बादशाह जो ये काम करते थे। हाँ, वो अपने ठिकाने बदल देंगे, मैंने कहा। लोग बहरहाल वही रहेंगे, वो इस कारोबार से दायम नहीं हो जाएंगे। इस हादसे या वारदात के बाद वो नई हिकमत अमली वज़े करेंगे, कुछ नए अफराद का इंतखाब करेंगे और हो सकता है कि पुराने रास्तों को छोड़ दें। वो मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ये किसी मुखबरी का नतीजा तो नहीं था, और अगर किसी ने मुखबरी की थी तो वो कौन था। वो गद्दार अपने दरमियान किसी गद्दार को तलाश करेंगे।
क्या उनका जहन हमारी तरफ नहीं जाएगा? डैडी ने कहा, ज़रूर जाएगा, लेकिन हम इस डर से अपना काम तो नहीं रोक सकते। मैंने कहा, MRS का मिशन तो ख़त्म नहीं हो सकता जब तक कि हमारे और मुल्क के दुश्मनों का पता चला कि उनके एक एक ठिकाने को, सब साथियों को और तमाम वसाइल को बिल्कुल ख़त्म ना कर दिया जाए। हमने अभी तक कोशिश की है कि ये जंग ज़ेरे ज़मीन रहे, लेकिन खुली जंग की नौबत आ गई तब भी जंग तो बहरहाल जारी रहेगी।